सो मैं आज आपके पास लाती हूँ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल से पहले मैंने लास्ट क्लास में क्या सेट किया था एक बार बता दूं। लाइट का बिहेवियर डुअल है। लाइट का बिहेवियर डुअल है मतलब क्या? इस पे कुछ बच्चे रुके और मेरे से डिस्कशन किया। तो आई थिंक अविनाश से डिस्कशन हो रहा था, तो वहां पे मुझे एक बड़ी अच्छी लाइन मिली जो मुझे लगा मैं आपको भी बताऊं। वो मेरा डिस्कशन क्या हुआ कि ही वॉज नॉट एग्रीइंग और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव इन डिसबिलीफ। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों है? मतलब ये क्या मतलब है डुअल नेचर का? मेरे दो चेहरे तो नहीं हो सकते ना, एक ही होगा जो दिखेगा आपको। एक्चुअल क्या है फिर अगर दोनों हैं तो उस एक्चुअल का जवाब देती हूं मैं आपको, जो अविनाश से डिस्कशन करते हुए मुझे बहुत अच्छा एक एग्जांपल मिला। अगर मैं आपको कह रही हूं इस लाइट से जो मेरे पास एनर्जी आ रही है उसका डुअल बिहेवियर है, विच मीन्स वो वेव भी है और वो मटेरियल भी है। जो लोग उसके रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन को देखने में इंटरेस्टेड हैं वो लोग कहेंगे इसमें तो भाई वेव नेचर है, कॉन्टिन्यूअस लगातार आ रहा है वेव, पार्टिकल है ही नहीं कुछ। और जो लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने आए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने आए, उन्होंने कहा ना, लाइट की जो रेडिएशंस आ रही हैं वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो छोटे छोटे पैकेट में बंद होके एनर्जी लेके आ रही हैं। लेकिन आपका वही सवाल, एक्चुअल क्या है फिर? ये एक्चुअल क्या है बहुत चलेगा आप केमिस्ट्री में। तो एक्चुअल में आपसे, अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे देते हो तो मैं इसका दे दूंगी। अगर कहीं से ग्रे लाइट आ रही है और आपने एक दो चश्मे पड़े हैं, एक चश्मे की खासियत है उसको सिर्फ ब्लैक दिखता है, एक चश्मे की खासियत है उसको सिर्फ व्हाइट दिखता है। आपने चश्मा उठाया ब्लैक वाला और अपनी आंखों पे लगा लिया, आपको उस ग्रे में क्या हिस्सा दिखेगा आता हुआ? सिर्फ ब्लैक। क्योंकि उस चश्मे को हमने ऐसे इक्विप किया है कि इसमें सिर्फ ब्लैक कलर की लाइंस या ब्लैक कलर आपको दिखाई देगा। तो आप कहोगे हाँ इस लैंप से ब्लैक लाइनें आ रही हैं, ब्लैक लाइट आ रही है। फिर आपने वो चश्मा उतार के दूसरा चश्मा पहना जो सिर्फ एक बात अलाउ करता है, अगर कहीं से कुछ व्हाइट आ रहा होगा तो तुम्हें दिखाई देगा। तो चश्मा पहना और व्हाइट आ रहा था, तो आपको क्या पता लग गया? यस, इसमें व्हाइट है। तो हर दोनों लोग अलग अलग खड़े, अलग अलग चश्मा लगा के, एक बोलेगा इसमें ब्लैक आ रहा है, एक बोलेगा इसमें व्हाइट आ रहा है। एक्चुअल क्या आ रहा है? क्या जवाब दोगे? ग्रे तो है ही नहीं फिर, या तो व्हाइट है या ब्लैक है, दोनों ही आ रहे हैं फिर। ग्रे तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया ना मैंने आपको। मैं आपसे ये पूछूंगी व्हाइट आ रहा है इसमें से कि ब्लैक आ रहा है, तो आप कहोगे व्हाइट भी आ रहा है अगर ये चश्मा लगाओगे तो, ब्लैक भी आ रहा है अगर ये चश्मा लगाओगे तो। तीसरा चश्मा मैंने रख दिया येलो कलर का, भाई जिसमें येलो दिखेगा। आपने वो चश्मा लगाया, क्या बोलोगे? येलो तो पक्का ही नहीं आ रहा है इसमें क्योंकि दिख नहीं रहा। सो एक्चुअल क्या बोलोगे उस लाइट को आते हुए? ग्रे आपने बोल दिया क्योंकि मैंने स्टार्ट किया। तो जिन्होंने व्हाइट वाला चश्मा लगा रखा होगा वो कहेंगे व्हाइट आ रहा है, यार बकवास ना करो, व्हाइट आ रहा है, देखो मेरे चश्मे से। और जो ब्लैक चश्मा लगा के बैठेगा वो क्या कहेगा? तुम झूठ बोल रहे हो यार, व्हाइट नहीं आ रहा, ब्लैक आ रहा है। फिर जब दोनों चश्मे एक लगे, अरे यार ये तो दोनों आ रहे हैं, क्या बोलूंगी मैं? डुअल। ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डुअल। एक्चुअल पूछने और एक्चुअल देखने लायक अभी और कुछ दिन लगेंगे। डुअल है बस। और ये चाहे आप फिजिक्स के टीचर्स से डिस्कस कीजिए आज की डेट में, ट्वेल्थ के एंड में, वहां भी एंड में यही बताएंगे, लाइट एनर्जी इज डुअल। एनर्जी इज डुअल। जरूरत पड़ने पर आपको वेव भी पकड़ना पड़ सकता है, चश्मे पे डिपेंड करता है। मैंने चश्मा उठा लिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तो मेरे को तो पैकेट दिखेगा। मैंने चश्मा उठा लिया रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन पैटर्न का तो मेरे को कौन दिखेगा? मेरे को तो वेव दिखेगा। मैं दूसरे की बात को बकवास ही मानूंगी और सच है वो। ठीक है, इतना क्लियर सबको? अब एक क्वेश्चन लास्ट क्लास के टेस्ट में गया था जिसके ऊपर मैंने काफी कुछ बोलने की कोशिश की, ग्रेडेड मार्किंग वगैरह। उस क्वेश्चन को फाइनली हमने ग्रेस में डाला, हमने उसकी मार्किंग नहीं करी क्योंकि आपके लिए वो चीज पहली बार थी। उसको पहले हम एक्सप्लेन करेंगे फिर आपको पूछेंगे, बट उस क्वेश्चन का आंसर बता दूं। उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे और क्वेश्चन पूछा गया था डुअल नेचर ऑफ एनर्जी किसने आके सेट किया, जिसमें एक मैंने E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर भी दे रखा था आइंस्टाइन, और एक्सप्लेन आइंस्टाइन ने किया था। लेकिन उसमें एक प्लैंक्स की थ्योरी का फॉर्मूला भी दे रखा था, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। एनर्जी ऑफ पार्टिकल को किससे रिलेट किया? फ्रीक्वेंसी से, न्यू से। तो प्लैंक्स के आने के बाद ही किसी की आंखें खुली थी कि एनर्जी तो डुअल होगी। वो बात अलग है, एक्सप्लेन आइंस्टाइन ने किया, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में कहीं E इक्वल्स टू mc स्क्वायर तो यूज ही नहीं हुआ था।
E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर तो नहीं यूज हुआ। पार्टिकल नेचर और डुअल नेचर को एक्सप्लेन करने में अगर कोई चीज यूज हुई तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था E इज इक्वल्स टू एच न्यू। थोड़ा सा हमारे देने के तरीके में गलती हुई, इसीलिए हम उसको ग्रेस में डाल रहे हैं। क्लियर एवरीवन? अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो गुरबानी, यू विल बी इन फ्रॉम दिस टॉपिक नाउ। सो अब आपके पास यहां पर जो टॉपिक मेरे को मिल रहा है वो टॉपिक क्या है? बोहर्स मॉडल। क्योंकि इतने दिनों से हम रदरफोर्ड और डाल्टन के मॉडल को डिस्क्वालीफाई तो करे बैठे थे, लेकिन हम नए मॉडल पे नहीं आए थे। तो ये नया मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज वेरी वेरी न्यू टू यू। और ये बहुत सारी जो बच्चे एब्सेंट उनके यहाँ होगी कॉल। अच्छा, कोई बात नहीं। सो अब आपके पास शुरू होता है बोहर मॉडल में कि ये आया क्या। अब तक मैं कहां थी? मैं रदरफोर्ड की इस बात पे टिकी हुई थी कि एटम के बिल्कुल बीचों बीच स्मॉल, हैवी, डेंस, पॉजिटिवली चार्ज एक बॉडी होती है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बैठे हुए हैं, और उसको क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। रदरफोर्ड की ये बात बिल्कुल सही साबित हुई और हमने एज इट इज उसको पकड़ लिया, उठा लिया। बिल्कुल करेक्ट थे रदरफोर्ड, इसको कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मिला। तो वी आर नॉट गोइंग टू टच न्यूक्लियस टिल डेट। आज तक भी हम न्यूक्लियस को नहीं हाथ लगा रहे। एट द सेंटर ऑफ द एटम इलेक्ट्रॉन्स आर अगेन। अभी कम से कम आधा पौना घंटा कोई क्रॉस क्वेश्चन मत करना, मुझे पता आएंगे। आधा पौना घंटा नो क्रॉस क्वेश्चनिंग, उसके बाद जवाब भी आने शुरू हो जाएंगे। फिर बोहर कहते हैं इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व ही कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। आई नो रदरफोर्ड की इसी बात को हमने डिस्क्वालीफाई किया था। तो अभी उस सारे डॉट्स में आज की क्लास में जोड़ के ही भेजूंगी। अब फिर बोहर बोहर ने आया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, बोहर को नया मॉडल लाने के लिए किस किस बात ने, या कहो बोहर को एक्सप्लेन क्या करना था? इलेक्ट्रॉन ही तो एक्सप्लेन करना था। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ये बात तो रदरफोर्ड ने भी बताई थी, लेकिन उनको किसने आके क्रैश कर दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी ने, कि ये तो हो ही नहीं सकता, कॉन्टिन्यूअस है और ये गिरेगा मरेगा इलेक्ट्रॉन तो। फिर एक और थ्योरी आई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने कहा नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी वालों का वो पॉइंट ही गलत था, कॉन्टिन्यूअस, जिसके चक्कर में बोहर को तुमने, सॉरी, रदरफोर्ड को तुमने डिस्क्वालीफाई कर दिया। बोहर वाज वेरी शार्प। ये पॉस्टुलेट जो है उन्होंने जाके एटम के अंदर घुस के देखा नहीं है। उन्होंने किस हिसाब से, कोई थ्योरी क्यों लिखता होगा, कैसे लिखता होगा? ये होते हैं हाइपोथेसिस, थ्योरी नहीं, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है ऐसा हुआ होगा। हाइपोथेसिस किस हिसाब से लिखेगा बोहर? अंदर तो घुस नहीं सकता है एटम के। क्या बातों की जवाब ढूंढ रही है दुनिया? दुनिया ढूंढ रही है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का जवाब। और दूसरा जवाब, भाई इलेक्ट्रॉन तो गिर जाना चाहिए था न्यूक्लियस के अंदर। अगर बोहर, मैं खड़ी हूं सामने आपके, इफ आई एम बोहर, मैं क्या सोचूंगी? यार नोबेल प्राइज मिल जाएगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी और मैं बहुत रिनाउंड और फेमस हो जाऊंगी। अगर मैंने ये दो बातें एक्सप्लेन कर दी तो, जो बोहर ने जो स्पेक्ट्रम देखा हाइड्रोजन का, अगर उसको सबूत मैंने दे, वो सबूत को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि सबूत तो है, एविडेंस है मेरे पास, उसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था किसी को। तो बोहर ने एटम के अंदर जाके नहीं देखा। अगली क्लास में आपको इस मॉडल की खूबसूरती और समझ आएगी, जब उन्होंने वो इतनी सारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइन एक्सप्लेन कर दी, नोबेल प्राइज देना पड़ गया। किसी की हिम्मत नहीं थी उसके आसपास फटक पाए। उनका पर्पस ये नहीं था, ना तुम्हारा है कि तुम एटम के अंदर घुस रहे हो। उन्होंने एग्जिस्टिंग लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक मनगढ़ंत थ्योरी बनाई जिसको कहते हैं हाइपोथेसिस। और ये मनगढ़ंत सही साबित हुई। मनगढ़ंत में क्यों बोल रही हूं? अपने आप से सोचा ऐसा हुआ होगा तभी ये हो रहा है। तो क्या हुआ होगा वो समझिए। उन्होंने कहा, अभी भी मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड। तो बोहर का ये पहला पॉस्टुलेट 9th क्लास की एनसीईआरटी में भी दे रखा है, नथिंग न्यू। आपके लिए पहला पॉस्टुलेट ये था, नथिंग न्यू। पता नहीं इतना क्यों पढ़ा दिया आपने यहां तक लाने के लिए, तो मैं 9th में भी पता था। इसके बाद अगली चीज आपको पता है, यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो मैंने रोक दिया है, कि आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग को मैंने रोक दिया। यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा होगा दूसरे पॉस्टुलेट में, उन्हें भी पता था मेरे पे साइंटिस्ट कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी, अटैक कर देगी, कि रदरफोर्ड भी ये कह के गए थे और उसका लिमिटेशन ये है। तुम मेरे को पहले उसका जवाब दो, तो मैं तुम सबको याद दिला दूं। ये हेड डाउन कोई नहीं करेगा भाई, सीधे बैठना है। मैं तुम सबको याद दिला दूं, रदरफोर्ड ने जब ये कहा था तो उनके ऊपर हमने क्या सवाल डाला था? इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते थक जाएगा एनर्जी एमिट करते करते, और फाइनली इट शुड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। अपनी एनर्जी वो एमिट कर रहा है, इट शुड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। उसने थकना ही थकना है। हाँ जी।
सो अब मेरे पास यहां पर सेकंड पोस्टुलेट, इस बात का जवाब उन्होंने दूसरे पोस्टुलेट में रखा कि तुम लोग मुझे पता है ये पूछोगे मेरे से, मैं देता हूं दूसरे पोस्टुलेट में। अब उन्होंने एक नई कहानी मेरे सामने लेके आए, आउट ऑफ द वे, जो किसी ने नहीं सोची थी। वो क्या? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं लेकिन उनके रिवॉल्व करने का ऑर्बिट फिक्स्ड है। वो फिक्स्ड है। तीन शब्द दिए उन्होंने, तीनों शब्द देखिएगा, फिक्स्ड, स्टेशनरी और सर्कुलर। फिक्स्ड और स्टेशनरी एक ही बात है। मैं कभी भी फिक्स्ड यूज कर लूंगी, कभी भी स्टेशनरी यूज कर लूंगी, वन एज द सेम थिंग। इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है और साथ ही साथ सर्कुलर। तो अगर आपने कभी बोहर 9th क्लास में ध्यान से पढ़ा हो तो उस बचपन में आपने क्या इमेजिन किया होगा? एक बॉल होती होगी, न्यूक्लियस, और बहुत से स्कूल्स में मैंने मॉडल भी देखा है, एक छल्ला सा बना होता होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। 9th और 10th क्लास में तो एटम की यही इमेज में लेके जाती हूँ कि यही है जी, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है, आ जाओ जी। तो एक नहीं, दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। फिर आप क्या सोचते हो बोहर के इससे कि पहले ऑर्बिट में अगर दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जो आपको बताया जा चुका है, तो आप यही इमेजिन करके 9th क्लास में बैठे थे कि दूसरे में फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व करता है वो उसका फिक्स्ड एक पाथ होता है, फिक्स्ड स्टेशनरी सर्कुलर पाथवे होता है, जिसको मैं आज नाम दे रहा हूं ऑर्बिट, बोहर कहते हैं। ठीक है, मान लिया। एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है। फिक्स्ड क्या चीज फिक्स्ड है? स्टेशनरी क्यों बोल रही हूं मैं? स्टेशनरी का मतलब ये थोड़ी है कि मेरे को उसको उठा के नहीं रखना कहीं और मैं उठा नहीं सकती, नहीं। स्टेशनरी और फिक्स्ड किस सेंस में था? ऑर्बिट को हिला सकते हैं, नहीं हिला सकते के सेंस में नहीं, एक ही सेंस में, इसकी एनर्जी फिक्स्ड है। इसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, घूमेगा, तो उसकी एनर्जी इज फिक्स्ड फॉर लाइफ, किसी भी ऑर्बिट में। तो अभी नो क्रॉस क्वेश्चन, सारे जवाब आ रहे हैं। और इन सभी ऑर्बिट्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया? एनर्जी लेवल्स। मैं इसको जरा पिक्चरली इमेजिन करती हूं कि क्या कहा इसका मतलब उन्होंने। इसका मतलब ये था, भाई न्यूक्लियस तो बीचों बीच है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स बने हुए, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर के बनाए, आपको KLMNOP बनवाए गए हों। इस तरह से ऑर्बिट्स हैं जिनकी एनर्जी इज फिक्स्ड। ये ऑर्बिट्स कोई छल्ला नहीं बना हुआ न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये एक पाथवे है, अलाउड पाथवे। इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसी में घूमेगा, या इसमें या इसमें या इसमें, या K शेल में आएगा या L शेल में आएगा या M शेल में आएगा। K में आएगा तो उसकी एनर्जी फिक्स है, K शेल में अगर वो रहेगा उसको किराया 100 रुपए महीना देना पड़ेगा, फिक्स है। अगर उसको अपग्रेड होना है, L शेल में जाना है, तो उसको 200 रुपया देना पड़ेगा, किराया फिक्स्ड है। जब तक वो L शेल में रहेगा वो सिर्फ 200 रुपए पर मंथ मुझे देगा, फिक्स्ड है। सेम और ऊपर जाना है उसको और रेंट मुझे देना पड़ेगा। एनर्जी फिक्स्ड, मनी फिक्स्ड, एनर्जी कैन नॉट चेंज। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, ना ये किसी से एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, ना ये एनर्जी एमिट कर सकता। कितनी चालाकी से इन्होंने बोल दिया, मतलब मनगढ़ंती तो बोला, हाइपोथेसिस यही तो है। इन्हें ये पता था कि मेरे को ना रदरफोर्ड जिस बात पे सरेंडर कर गए, मेरे को उसी बात का तो जवाब ढूंढना है, तो मैंने जवाब ढूंढ लिया। मैंने क्या कहा? मैंने कह दिया अगर मैं बोहर हूं, इलेक्ट्रॉन जब तक इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ये अलाउड ऑर्बिट है, इसको जब तक ये सारी लाइफ ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम सकता है बिना एनर्जी एमिट किए। तीसरा पोस्टुलेट आने वाला है यही, कि अगर आप स्टेशनरी का मतलब बोलते हो तो इसका मतलब एनर्जी फिक्स्ड है। एक बार इलेक्ट्रॉन इस अपनी लाइफ में, इस शेल में, इस ऑर्बिट में आ गए, घूमता रहेगा बिना एनर्जी एमिट किए। इसने उस बात को ही खारिज कर दिया कि तुम इसके पास जाओगे और बोलोगे इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते रेडिएशन एमिट करता है। वो कह रहा है जब तक इलेक्ट्रॉन अपने अलाउड शेल में मौजूद है वो रेडिएशन नहीं एमिट कर सकता, वो करेगा ही नहीं एनर्जी एमिट, क्योंकि एनर्जी फिक्स्ड है। एक बार वो उसके अंदर घुस गया, सारी लाइफ वो उसी के अंदर घुसा रहेगा, घूमता रहेगा, यू कैन नॉट टच इट। तो एटम की स्टेबिलिटी तो यहीं आनी शुरू हो गई। आई नो देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन, आई एम कमिंग टू दैट। कि पहली बात उन्होंने अपनी तरफ से ये कही, और जो हम अभी थोड़ी देर के लिए चुपचाप मान रहे हैं कि ओके, सुनते तो हैं पूरी बात,
कि ठीक है ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स है, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में आया और वो सारी लाइफ उसके अंदर रह सकता है बिना एनर्जी एमिट किए। ये बोहर ने बता दिया कि ऐसा कुछ है। तुम नहीं मानते तो तुम लाके दो बेटर एक्सप्लेनेशन। बेटर एक्सप्लेनेशन शॉर्डिंगर ने लाके दी तो इनको हमने बाय बाय बोल दिया। Yes, Schrodinger came after 50 to 70 years with little better explanation, तो थोड़ा सा बदल दिया मॉडल, मोर और लेस यही रहेगा। सो ये बात भी मैंने मान ली। तो अब स्टेशनरी का एक्चुअल मतलब जो आप 10th तक समझते आए कि कोई चीज हिलती नहीं है, उसका असली मतलब समझिए। इस जगह पे एनर्जी इज फिक्स्ड, एनर्जी हिल नहीं सकती इलेक्ट्रॉन की। अगर इस शेल की एनर्जी 100 है, जब तक इलेक्ट्रॉन इस शेल में रहेगा इसकी वही एनर्जी रहेगी, घूमता रहेगा। दैट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, इट कैन नॉट एमिट इट्स एनर्जी। ये उस शेल में जब तक है तब तक एनर्जी एमिट नहीं कर सकता। शेल बदल लेगा तो बात अलग है, वही अगली स्लाइड पे बात करेंगे। सबके पास ये दो पोस्टुलेट नोट हो गए, और ये डायग्राम ये सब लिखा हुआ बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। नोट इट। आती हूं मैं थर्ड पोस्टुलेट पर, थोड़ा ध्यान से। जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, राइट, ये और थोड़ा डिटेल पे लाते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन कोई एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी कोशिश होगी, अब इलेक्ट्रॉन को तो सारे ही ऑर्बिट दिख रहे हैं, एटम बनते वक्त एटम बनता होगा तो इलेक्ट्रॉन को तो सारे ही ऑर्बिट दिख रहे हैं, वो कौन सा कमरा चूज करेगा, कौन सा ऑर्बिट चूज करेगा। आपको छूट दी जाए आप कौन सा कमरा चूज करते हैं अपने लिए, कुछ एक हमारी सोच होती है, मुझे इस रूम में ये तो चाहिए, जिसमें ये है मैं ले आऊं। किसी बस और ट्रेन में चढ़ो, हिंदुस्तान की सारी जनता खिड़की के पास पहले बैठती, पता नहीं क्यों। पूरी बस कांच की है, पूरी गाड़ी कांच की बनी हुई है, बच्चे अगर बिठाने हो मेरे को 3 अपनी गाड़ी के पीछे, तो पहले तो ये फाइट होती है कि खिड़की की साइड कौन बैठेगा, तो होती है ना कोई चॉइस। जब आपकी ये चॉइसेस हैं, इट्स नॉट दैट आपकी गलती है भाई, जब इलेक्ट्रॉन की चॉइस है जिससे आप बने हो तो फिर आपकी तो होगी, तो नेचर है। हम हमेशा पहले अच्छी चीज चूज करेंगे। अच्छा, किसी के लिए इस लेवल पे अच्छी चीज क्या है, एनर्जी कम होनी चाहिए, कष्ट ना दो मेरे को, ज्यादा भागना दौड़ना ना पड़े बस। हम ट्रेन में भी तो बर्थ ऐसी ढूंढते हैं ज्यादा चौड़ी हो, क्योंकि मेरे को ज्यादा आराम मिले, राइट। एनर्जी कम रखना, आप लोग कभी हेड डाउन करते हैं, कभी लुढ़कते हैं, कभी सोते हैं, हम आपको डांटते हैं, बट ये आपकी प्रवृत्ति है, नेचर ने हमें ऐसा ही बनाया, हमें आराम चाहिए। सो एनर्जी कम से कम हो, आई एम हैप्पी इन दैट। इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये, वो क्या करेगा, सबसे पहले ढूंढेगा न्यूक्लियस के पास वाली जगह जहां एनर्जी कम हो। आपको भी पता भी नहीं है कि न्यूक्लियस के पास एनर्जी कम क्यों होती है, आज ही से शुरू होंगी ये चीजें। तो सबसे पहले वो सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट चूज करेगा। आपको अभी तक पता नहीं है कौन सी होती है, बट अब शुरू कर रहे हैं इस बात को। एनर्जी कम वाली स्टेट जिसमें उसको कोई दिक्कत ही नहीं, वो जमीन पे है, ग्राउंडेड है, उसे एक्साइट होके उड़ना नहीं है, थकना नहीं है, उस एनर्जी स्टेट को कहा जाएगा ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन की पहली कुदरती कोशिश है, मैं ग्राउंड स्टेट के लिए ही बना हूं, सारी जिंदगी मैं वहीं रह सकता हूं। तो वो किसको चूज करेगा, ग्राउंड स्टेट को, लोएस्ट एनर्जी। लोएस्ट एनर्जी किसकी है, अगला सवाल पूछेंगे वो बताएंगे हमको। They keep on revolving in it without emitting energy. अपने ग्राउंड स्टेट के लिए वो बने हैं, वो नेचर में इलेक्ट्रॉन आया ही अपने ग्राउंड स्टेट के लिए। एक बार उसको ग्राउंड स्टेट मिल गई, उसकी लाइफ सॉर्टेड है, वो ना आपको देखेगा ना आपको बुलाएगा, सारी लाइफ उसी के अंदर रहेगा, एमिट करेगा ही नहीं एनर्जी। इसीलिए एटम्स आर सो स्टेबल, चाहे वो आपकी बुक के एटम्स हैं, पेन के एटम्स हैं, बेंच के एटम्स हैं, या एयर के एटम्स हैं, दे आर वेरी स्टेबल, क्योंकि उनके सबके इलेक्ट्रॉन किसमें है, ग्राउंड स्टेट में। पर हमारे सवाल तो यहाँ खत्म नहीं होंगे, हम तो कहेंगे अगर किसी वजह से ग्राउंड स्टेट के बजाय वहां आ गया तो। अगले सवाल ये हैं, उन्हें भी पता है उनसे क्या पूछे जाएंगे। पहले तीसरा पॉस्टुलेट शब्द बाय शब्द नोट करिए और मुझे बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। हो गया नोट तीसरा। अब आती हूँ तीसरे पॉस्टुलेट के बाद, मेरे को भी ये नहीं पता चला किसकी एनर्जी कम किसकी ज्यादा, लेकिन ये पता चल गया है हमारी ही तरह है इलेक्ट्रॉन, अगर उसको चॉइस दी जाए तो वो सबसे आरामदायक कुर्सी चूज करेगा जहां उसको एनर्जी कम से कम लग रही हो, राइट, उसका खर्चा कम हो। लो एनर्जी मींस मोर स्टेबिलिटी, ये कुदरत का नियम है। पानी ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, ऊपर हो तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम है। नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता, अगेंस्ट नेचर बोल देते हैं हम, ग्रेविटी, बाहर में जाए ग्रेविटी, केमिस्ट्री में तो ग्रेविटी है ही नहीं, ठीक है पानी नीचे से ऊपर क्यों नहीं आ रहा है,
क्योंकि वो कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में नहीं आएगा, कहेगा तुम करो, तुम्हें जरूरत है तुम करो कष्ट, हमने किया, मोटरें लगाई, बिजली का इस्तेमाल किया, तब जाके पानी नीचे से ऊपर गया। सो नेचर में हर चेंज इस हिसाब से अपने आप हो रहा है, उनको अपनी एनर्जी कम करनी है, राइट? कम एनर्जी इज फेवर्ड ऑलवेज। ये लाइन केमिस्ट्री में 1000 बार तो इस साल सुनोगे कम से कम, ठीक है, एक ही क्लास में कई बार। चौथा पॉस्टुलेट, मेरे को और क्लैरिटी चाहिए, मेरे को समझ नहीं आ रही। तो चौथा पॉस्टुलेट क्या है? सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? जो न्यूक्लियस के सबसे पास है, उसकी एनर्जी सबसे कम। तो E1 की एनर्जी सबसे कम। तो सबका फेवरेट ग्राउंड स्टेट तो यही होगा। 100 के 100 इलेक्ट्रॉन तो इसमें नहीं रहेंगे, तो इस बात पे भी धीरे धीरे आएंगे। उसके बाद E2, उसके बाद E3। किसी इलेक्ट्रॉन को एकदम न्यूक्लियर एटम से टोटली बाहर करने के लिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लगाने के लिए, पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। पूरा एटम से बाहर निकालना है ना मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए मेरे को सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और उस एनर्जी के बारे में पिछली क्लासेस में हल्की सी बात की भी हमने, बट मैं आज पूरी बात करूंगी, वो हल्की फुल्की को तो भूल जाएंगे हम। तो एनर्जी का ऑर्डर आ गया सबके पास। अब देखिए बड़े आराम से मैंने बोहर के KLMN को 1 2 3 4 कर दिया। बोहर का ऑर्बिट नंबर KLMN जो 9th क्लास में था, 11th में वो क्या बन गया? 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी, 7 8 9 तक भी जाएंगे, ठीक है। सो इतना क्लियर सबको? फोर्थ पॉस्टुलेट नोटेड। अब इसी फोर्थ पॉस्टुलेट का थोड़ा डिटेल समझते हैं। जो सवाल आपके आ रहे हैं और मैंने रोके हैं वो इसमें है। थोड़ी देर के लिए पेन छोड़ दो, ये मेरी असली चीज है आज के लिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है। अगर मैं अपने इस एटम को विजुअलाइज करूं, हैव अ लुक, मेरे को सभी लोग यहां चाहिए, नो हेड डाउन नथिंग। ये न्यूक्लियस, येलो कलर का ऑर्बिट जो है वो पहला ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी क्या होगी? E1। उसके बाद रेड कलर वाला क्या है? E2। और ब्लैक वाला क्या है? E3। अब थोड़ी देर के लिए सब सोचो, ब्लू कलर का एक इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन अगर एटम में एंट्री करेगा तो किधर एंट्री करेगा? ग्राउंड स्टेट में। ये तो देखो कितने आराम से तुमने बोहर की बात मान ली, दम है उनकी बात में। तो ग्राउंड स्टेट में आएगा, आ गया। ये अपनी पूरी लाइफ इसके अंदर अनडिस्टर्ब निकाल देगा, बिना कोई रेडिएशन एमिट किए। रदरफोर्ड ये बात बोल देते तो शायद अब काफी टाइम तक उनका मॉडल चल रहा होता। तो इसने कहा कि नहीं, एनर्जी एमिट ही नहीं कर सकता, इसके अंदर ऑर्बिट के अंदर फिक्स्ड है, पॉसिबल ही नहीं एनर्जी एमिट करना। होता है ऐसा कुछ, मान लिया हमने, मनगढ़ंत सा बोला उन्होंने, हमने मान लिया कि ठीक है वेट कर लेते हैं, सबूत को एक्सप्लेन कर दे तो फिर हम चरणों में नोबेल प्राइज रख देंगे, और रख दिया हमने। तो अब व्हाट इफ मैं इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करने पे मजबूर करूं? यही तो है ना कि चलो हम सनलाइट डाल देते हैं, येलो ब्लू ग्रीन बथेरी लाइट है मेरे पास, कोई ना कोई लाइट का पैकेट तो इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से जो बांध के रखे हुए उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। मैंने इसके ऊपर ग्रीन लाइट हिट करी, ग्रीन लाइट का एक छोटा सा पैकेट आएगा, इस इलेक्ट्रॉन पे हिट करेगा। अब कहां बच के जाएगा ये? इसको तो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी एनर्जी। जब मैंने इसे फोर्स किया, इसके ऊपर आसपास से लाइट स्ट्राइक कराई, इसको एक फोटोन का पैकेट, एक फोटोन एब्जॉर्ब करने पे मजबूर किया, तो एनर्जी एब्जॉर्ब तो हो गई। अब एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, इसके पास तो पैसे ज्यादा आ गए, तो उछलेगा, मेरे को तो अपग्रेड करो। आ गए पैसे ज्यादा, इसके पास एनर्जी ज्यादा आ गई, इमिडिएटली किधर जाएगा? मुझे अब फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं रहना, मेरे पास एनर्जी आ गई, आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू सेकेंड ऑर्बिट। ये सेकेंड में पहुंच जाएगा। मान लीजिए आपने ऐसी लाइट दी जिसके फोटोन में बहुत ज्यादा एनर्जी थी, तीसरे में चला जाएगा। दूसरा भी इसलिए तो लो स्टैंडर्ड होगा। आपने ऐसी लाइट डाल दी, ये बोहर का कहना था, मेरा नहीं, मैं सिर्फ कहने का तरीका बदल रही हूँ, कॉन्सेप्ट यही था। सबसे हाई एनर्जी वाली लाइट डाल दी आपने, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वायलेट इंडिगो वाली साइड, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और वो इतनी ज्यादा हो गई, ये तो उड़ गया और इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, निकल गया बाहर, आयन बन गया, पीछे कैटायन रह गया, आयोनाइजेशन। कितनी बातें अब जोड़ रहा है बोहर मेरे लिए, कि क्यों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती थी, आप खुद पढ़ के आए हैं, बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो जैसे ही मैंने इस इलेक्ट्रॉन को मजबूर किया, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, उड़ गया, पहुंच गया अगले हाई लेवल में। हाई एनर्जी को क्या कहेंगे? एक्साइटेड।
मैंने कहा ना उड़ गया, ये था ग्राउंडेड, अपने घर रहे, लेकिन जैसे ही इसको और फोटोन मिले, उन फोटोन के दम पे ये कहां चला गया, हाई एनर्जी पे, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, जितना फोटोन महंगा आया, जितना मोटा फोटोन आया, जितनी ज्यादा एनर्जी लेके आया, ये उतनी आगे तक पहुंच गया। तो अगर आपने मजबूर किया इलेक्ट्रॉन्स को, एनर्जी एब्जॉर्ब करवाई, तो वो दे गोज टू हायर लेवल, और उस हायर लेवल को अब कहा जाएगा एक्साइटेड स्टेट। ये ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी को डिस्ट्रॉय होने दे रहा है, एनर्जी आ रही है, वो उछल के या उड़ के वो कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया एक्साइटेड स्टेट में। तो अब आप सोचिए, ये ब्लू वाला जो इलेक्ट्रॉन था, शायद ये कहां पहुंच गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब आप ये देखिए, इसको मैंने क्या स्टेट बोली एवरीवन, ग्राउंड स्टेट। इसको क्या बोलूंगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या बोलूंगी, तो लेवल 3 इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। 3 और 2 में मैं आपको फंसाऊंगी आज के टेस्ट में। लेवल 3 इज नॉट थर्ड एक्साइटेड स्टेट, लेवल 3 इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इस डायग्राम को बनाइए, फिर एक और बात समझाती हूँ, बनाइए इसको। और ये जो लिखा है सब कुछ अभी और भी बताना है मैंने, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा एब्जॉर्ब करवाने के लिए कह रही हूं, आप बनाइए। आ रही हूं, आ रही हूं, आएगा आएगा, सब आएगा बेटा। तो अगर आप एनर्जी एब्जॉर्ब करवाओगे, तो इट विल शिफ्ट टू एनी हायर एनर्जी ऑर्बिट डिपेंडिंग अपॉन एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, कितनी वेस्ट करी, उस पे डिपेंड करेगा। ये डायग्राम जरूर बनाइए, फिर मैं ये चीज एक्सप्लेन करती हूँ जो यहां लिखा हुआ है। इट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग, बनाइए। अब अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में घूम रहा है, कैसे गया वो धीरे धीरे बताऊंगी, बट अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट में है और आपने उससे एनर्जी छीन ली या उसने एनर्जी एमिट करी, फिर वो उस ऑर्बिट में नहीं रह सकता। पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट क्या था, एक इलेक्ट्रॉन जब तक एक ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी फिक्स है। पहले में घूम रहा था, एनर्जी फिक्स थी, आपने जबरदस्ती उसको एनर्जी दी तो वो एक्साइट हो गया और आगे चला गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आखिरी या दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें किसी हायर ऑर्बिट में घूम रहा है और उसको मौका मिला अगर एनर्जी एमिट करने का, जो हम कहते हैं एमिट तो करता ही है, अब थोड़ा थोड़ा रिलेट करेंगे उन चीजों से। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मौका मिला और इसने छोटे छोटे पैकेट्स में एनर्जी बाहर फेंकनी शुरू की, इसको कहां लौट के आना पड़ेगा, नीचे। एनर्जी कम हो गई, पैसे कम हो गए, आजा बेटा वापस घर, ग्राउंडेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट से, हायर स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट पे लौट के आएगा अगर एनर्जी एमिट करनी पड़ी तो, जो आपके सवाल आएंगे अभी। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जबरदस्ती आई या मौका मिला तो वो फट एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ये उछल कूद मचती रहेगी। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ एटम्स लाइफ। क्लियर सबको? अब ये डायग्राम जब बन गया, ये जब हो गया है, तो आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूं सबके पास ये नोट हो गया। तो कितने पोस्टुलेट हो गए, तो आज तो मुझे शायद 4 या 5 ही करने हैं और इसका डिटेल बता के फिर आपके कुछ सवाल लेने हैं। तो 4 पोस्टुलेट तक हम पहुंच गए। अब मैं आती हूं इस सारे से, मेरे को अभी तक, अब आज सिर्फ 4 ही पोस्टुलेट होंगे, इस चौथे पोस्टुलेट का डिटेल आपको देती हूं मैं। 5वें पोस्टुलेट की बारी आज नहीं आएगी, ठीक है? तो जरा देखना क्या लिखा है, कोई नया शब्द मिल रहा है तुमको आज बोर्ड पे लिखा हुआ? फर्स्ट लाइन, किसी ने सुना है लाइफ में क्वांटाइज्ड वर्ड कहीं, कभी, कहाँ, किस जगह से आया? यस, तो मैं चाह रही हूं कि क्या क्वांटम थ्योरी, क्वांटाइज्ड, क्वांटम थ्योरी तो थोड़ी बड़ी, मतलब हाँ, फिक्स क्वांटिटी। क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स क्वांटिटी, ओके, कुछ तो आया, देखो जब खुले तब बताना। और कुछ? क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब डे टू डे लाइफ में, अच्छा, हम लोगों ने टैक्सी में ट्रेवल किया है, कभी तो किया होगा टैक्सी में ट्रेवल, ऊबर की बात नहीं कर रही। अगर आप मेट्रोज में आज की डेट में भी जाएं, मेट्रो सिटीज में, तो खासकर दिल्ली, वहां पर आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से उतरते हैं, भरमार होती है ऑटो वालों की,
और आपसे आके पूछते हैं, आ जाओ, इस लाइन से जाने की जरूरत नहीं, हमारा ऑटो पीछे खड़ा है, आपको पहले ही ले चलते हैं, लाइन वाले तो आपका अलग कॉस्ट पे चलेंगे। वो क्या है, जैसे ही आप किसी ऑटो वाले को पकड़ते हो, आपको दो ऑप्शन देता है। दिल्ली में आज भी है ये बात, मैं हर बार करती हूँ क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ कि ये अभी भी चल रहा है कि नहीं। वो कहेगा आपको मीटर से जाना है कि बिना मीटर के जाना है। मीटर से जाने का मतलब क्या होता है, और काफी पीछे स्ट्राइक भी हुई है इस बात पे दिल्ली में, कि हमारे जो मीटर लगे हुए हैं ऑटो में बिल के, वो दिल्ली गवर्नमेंट क्वांटाइज्ड करती है उनको। जैसे ही दिल्ली गवर्नमेंट उसको क्वांटाइज्ड करती है, उसका मतलब क्या होता है, उसकी रीडिंग को कोई और मैन्युअली चेंज नहीं कर सकता, दिल्ली गवर्नमेंट से वो क्वांटाइज्ड होके आता है। तो उसकी क्वांटाइजेशन क्या होती है कि 1 किलोमीटर की कॉस्ट है 12 रुपए। जैसे ही आप ऑटो में बैठते हैं, वो कहता है मीटर चेक कर लो, आप चेक करोगे 00, और वो मीटर घुमाता है, मीटर स्टार्ट। जैसे ही ऑटो स्टार्ट हुआ, आपको 12 रुपए उसमें फ्लैश हो जाएंगे। 1 किलोमीटर के पहले ही आपके जिम्मे 12 रुपए आ गए। फिक्स्ड प्राइस स्टेशनरी। फिक्स्ड और स्टेशनरी का मतलब ये है, 12 रुपए तो तुमने देने ही है, तुम्हारा घर चाहे 300 मीटर पे है। वो फिक्स्ड क्वांटिटी गवर्नमेंट ने कर दी ऑटो वालों के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, कि आपको 12 रुपए देने ही है पहले 1 किलोमीटर के। मान लीजिए मेरा घर है 10 किलोमीटर दूर, तो मैं कैलकुलेट पहले ही कर लूंगी, गवर्नमेंट के क्वांटाइज रेट है 12 रुपए, मेरे को 120 रुपया देना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने अपना 120 रखा है हिसाब। मैं कहा भाई मैं तो मीटर से जाऊंगी, मुझे पता है 120 देने हैं, और मीटर क्वांटाइज है सरकार का। अब वो भाई क्या चीटिंग करता है, वो लंबे रास्ते से लेके जाता है, वहां ट्रैफिक जाम है जी, और वहां सड़क खुदी हुई है, वहां ये है, वहां वो है, और वो जाता है लंबे रास्ते से, 10 के बजाय मेरे को 15 किलोमीटर चला देता है, और मेरा 120 रुपए से ज्यादा खर्चा मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट का क्वांटाइज्ड मीटर। ठीक है, एक चीटिंग ये होती है। फिर अब मैं चीटिंग से समझ गई, तो अगली बार मैं जाऊंगी, ये यही चीज है रियल लाइफ में, यही चीज है एटम में। तो मैं उसको कहूंगी ना, मेरे को मीटर से नहीं जाना, मेरे को पहले ही रेट बता दो कितने पे। वो मेरे को 120 के बजाय 100 रुपए ऑफर करता, मैं फट ऑटो पकड़ लेती हूँ। वो ऐसे शॉर्टकट से लेके जाएगा मेरे को, जो 5 किलोमीटर, जो सरकार को भी नहीं पता, रूल तोड़ ताड़ के कहीं डाइवर्जन उल्टे पुल्टे बने होते हैं, वो मेरे को 5 किलोमीटर पे भी ले जाएगा। और वो 120, और फिर मैं सोचूंगी यार 5 किलोमीटर पे मेरे को कितना कम पड़ता है, तो अभी भी मेरे से ज्यादा ले गया। क्वांटाइज्ड का मतलब समझे आप क्या है, अब समझेंगे। मैं अगर कहती हूँ ठीक है ये चीटिंग अलाउड ही नहीं है, और क्वांटाइज से ही मेरे को जाना है, अब असली मतलब आप क्वांटाइज का समझिए, कि अगर मेरा घर 2.5 किलोमीटर पे है, या मेरा घर 2 किलोमीटर पे है, 2 किलोमीटर पे मेरे को कितना देना पड़ेगा, 24 रुपया। 3 किलोमीटर पे मेरे को कितना देना पड़ेगा, 36। लेकिन मेरा घर है 2.5 किलोमीटर पे, तो मैं उसे क्या कहूंगी, भाई 30 रुपए ले, यही कहूंगी ना, 30 रुपए ले अप्रोक्सीमेटली, चला तो 2.5 किलोमीटर है। वो कहेगा मीटर देख लो, गवर्नमेंट के क्वांटाइज्ड मीटर में 24 के बाद 36 है, 12 के बाद 24 है, 18 है ही नहीं। कोई कहे मेरा घर 1.5 किलोमीटर पे और जाना ही मेरे को मीटर से है, तो उसमें 12 के बाद, जैसे ही तुम्हारा 1 किलोमीटर ऑटो चल लेगा, उसके 1 सेंटीमीटर बाद, 12 के बाद उसमें एक वैल्यू फ्लिप होगी, 24, फिक्स्ड वैल्यू। उस मीटर में या 12 है या 24 है। ऐसा नहीं है कि इंडियन करेंसी में 18 रुपया नहीं होता, या मैं 18 बना नहीं सकती, मुझे पता है मैं 18 रुपया बना सकती हूँ, मैं 18.5 भी बना सकती हूँ, लेकिन इट इज क्वांटाइज्ड। आपके लिए, उस मीटर के लिए 12 और 24 के बीच देर इज नथिंग, यू कैन नॉट नेगोशिएट। 12 के बाद अगर कुछ आता है तो 24 आता है, 24 के बाद अगर कुछ आता है तो 36 आता है, 36 के बाद कुछ आता है तो 48 आता है, 48 आता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन, स्टेशनरी फिक्स्ड। बिल की वैल्यू इज ऑलरेडी क्वांटाइज्ड, वो फिक्स्ड है, या आप 24 रुपए देंगे, या 36 देंगे, या 48 देंगे, एंड सो ऑन, या 120 देंगे। सेम एनर्जी की वैल्यू क्वांटाइज्ड है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, तो या तो उसकी एनर्जी होगी E1, या उसकी एनर्जी होगी E2, या होगी E3, एंड सो ऑन, उसके बीच में कुछ भी नहीं है ही नहीं। तो क्या मेरा 0 रुपए बिल आ सकता है, 5 रुपए आ सकता है? नहीं। तो जैसे ही ऑटो स्टार्ट हुआ, मिनिमम इतनी तो एनर्जी है, एटम के एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इससे कम तो हो ही नहीं सकती। कोलैप्स कैसे होगा, 0 रुपए बिल कैसे दोगे तुम,
जब गवर्नमेंट ने मीटर ही क्वांटाइज कर दिया, तुम कहोगे 300 मीटर पे मेरा घर था, मेरे को तो सिर्फ तुमको 5 रुपए देने हैं। है ही नहीं कुछ 5 रुपए जैसी चीज, जेरा मीटर। आप मीटर से एग्री किए तो एटम मीटर से एग्री कर गया, तो उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इससे कम तो हो ही नहीं सकती, कोलैप्स कैसे करेगा? अगर उसको चलना ही 1 किलोमीटर है, वो है ही 1 किलोमीटर पे, उसकी एनर्जी सारी लाइफ फिक्स्ड है 12 रुपए। तो इस क्वांटाइजेशन, दूसरा मीटर उसी टैक्सी में स्पीड का है जो आपकी गाड़ी में भी है, उसकी निडल देखिए, अगर निडल वाली आजकल तो डिजिटल आ गई, अगर उसकी निडल देखो तो लगातार मूव करती है, वो डिजिटल है तो क्या दिखाएगा? आपकी गाड़ी की स्पीड 40.2, 3, 4 पूरा एक वैल्यू दिखाएगा, दैट इज नॉन क्वांटाइज, लगातार सारी स्पीड दिखा रहा है। तो गाड़ी में 2 मीटर लगे हैं, टैक्सी में 2 मीटर लगे हैं, 1 मीटर गवर्नमेंट ने क्वांटाइज किया पैसों का, दूसरा मीटर स्पीड है जो क्वांटाइज नहीं है, वो सारी स्पीड दिखाएगा, आपकी 59 से 60 कब हुई वो भी दिखाएगा, वो नहीं कूद के दिखाती, वो निडल कभी कूदती नहीं देखी आपने। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन, जो पहली बार बोहर ने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया, क्वांटाइजेशन। सीढ़ियां क्वांटाइज्ड हैं, आपका पैर या यहां पड़ेगा या यहां पड़ेगा या यहां पड़ेगा, इसके बीच में आप डाल ही नहीं सकते पैर, कर लो कुछ भी, क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, स्टेशनरी है सीढ़ियां। आप पैर यहां रखोगे उसके बाद यहां रखोगे, मेरे को तो इसके बीच में रखना है, रख लो, नॉट पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल, यही होगा ना। और अगर कोई कहे स्लोप है, हाँ ये है मेरा स्पीड मीटर, ये है मेरा बिल का मीटर, 12 के बाद सीधे 24 आएगा। तो ये क्वांटाइज वाली बात पहली बार बोहर ने दी, और मुझे ऐसा लगता है अब आप बोहर को सीरियसली लेंगे, बात में दम तो है, सोच तो थी कुछ, ऐसे हवा में नहीं दिया। तभी मैंने कहा था 1 पौना 1 घंटा, आधा पौना घंटा कोई क्रॉस क्वेश्चन मत करना, यहाँ आने के बाद थोड़ा थोड़ा आप लोग रिसीविंग मोड में आने लगेंगे, यार सुनना पड़ेगा अब तो आ रहा है कुछ। सो इस बात से उनको पहले ही डर था, मेरे को सबसे पहले आके घेर लेंगे, इलेक्ट्रॉन कोलैप्स होके गिरना चाहिए, कोलैप्स ही नहीं कर सकता, पहली वैल्यू ही 12 रुपए, मेरा बिल जीरो तो आएगा ही नहीं, तुम चाहे 10 मीटर पे उतर जाओ, मेरा बिल तो 12 रुपए है, उससे नीचे कुछ होता ही नहीं है। तो अब वहां मैं आऊं उससे पहले क्वांटाइज्ड मेरे को टैक्सी मीटर से, ये मेरे मेरे जो सर थे पोस्ट ग्रेजुएशन में, उन्होंने मुझे ये क्वांटाइज्ड का तरीका बताया था। अब इस क्वांटाइजेशन को जरा ढंग से समझते हैं, एटम के लिए, टैक्सी मीटर के लिए, जैसे आपको समझ में आ गया। तो लेट मी यूज दिस डायग्राम, आप बनाएं या ना बनाएं, अब ये इतनी बेसिक सी चीज हो जाएगी ना, 2-3 दिन इसी पे रहेंगे हम, इतनी बेसिक हो जाएगी कि आपको ये बड़ा ऑब्वियस सा लगने लगेगा कि ये भी ड्रॉ करना है, मतलब इसको भी कुछ करना है। ये न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, मैं एक लाइन बोल रही हूँ, हालांकि मैं उस लाइन का सस्पेंस पहले ही किल कर चुकी हूँ, पढ़ाते वक्त मैं वो शब्द गलती से बोल चुकी हूँ, मैं बड़ा पछताई मैंने वो शब्द क्यों बोल दिया, हर साल वो शब्द मैं बच्चों से ढूंढवाती हूँ। तो मैं एक लाइन बोल रही हूँ, उसमें क्या मैं कोई गलती कर रही हूँ मुझे पकड़ना, हालांकि आप पकड़ लेंगे क्योंकि मैं बोल बैठी हूँ, बट स्टिल लेट्स सी, लेट्स ट्राई, शायद कोई एक आधा गलती करे। If electron is revolving in its ground state and some energy is incident on the electron, because of this absorbed energy, this electron will flow to next energy level. कुछ गलत किया, मतलब एक्साइटेड स्टेट किसी भी नेक्स्ट एनर्जी लेवल में चला जाएगा, दूसरे तीसरे चौथे, डिपेंडिंग अपॉन दैट एनर्जी। ज्यादा लंबा बोलूंगी तो मेरी गलती नहीं ढूंढ पाओगे, फ्लो थोड़ी करेगा, जंप करेगा। मैं गलती से आज ये कूदना कूदना बोल बैठी, और जब मैं बोल बैठी मुझे रियलाइज हुआ मैंने अपना एक क्वेश्चन खराब कर लिया, मैं एक्साइटेड हो गई और मैं वो शब्द बोल बैठी। मैं कभी बोलती नहीं ये कूदना, मैं हमेशा कहती हूँ इट विल गो टू नेक्स्ट लेवल। आप देखिए मैंने जो पॉस्टुलेट लिखवाया उसमें भी शिफ्ट लिखवाया है, उसमें जंप होना चाहिए, बट पहले जंप क्यों नहीं लिखती मैं, बच्चे खुद काट के लिखेंगे शिफ्ट को जंप, तब उनको सारी जिंदगी याद रहेगा कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने में फ्लो कैसे होगा, बीच में कुछ है, 12 रुपए के बाद 13 रुपए थोड़ी आता है, 14 थोड़ी आता है, सीधे कूद के क्या आता है 24, ये कूद के मैं बोल चुकी थी। सो आई किल्ड माई क्वेश्चन बाय माई सेल्फ, अदरवाइज ये आप लोगों से हर साल करती हूँ, कुछ बच्चे दे देते हैं, तो मेरे से हो गया आज। तो जहां शिफ्ट था ना, अब अपने हाथ से काटो उसको, शिफ्ट की जगह सही शब्द क्या है, जंप। फ्लो शुड नॉट बी द टर्म, क्योंकि फ्लो है वो तो फिर कॉन्टिन्यूस हो गया, फिर तो क्वांटाइजेशन खत्म। तो आज के बाद तुमसे कोई कॉन्टिन्यूस का ऑपोजिट पूछे तो डिसकॉन्टिन्यूस नहीं देना, क्वांटाइजेशन।
कॉन्टिन्यूअस का सही ऑपोजिट है क्वांटाइजेशन, एंड प्लीज यूज इट इन रियल लाइफ. रेज आईब्रोज ऑफ एटलीस्ट फ्यू यू मेट. हाँ, क्वांटाइजेशन. ठीक है, तो किसी को तो पता चलना चाहिए. जैसे आज एक इतना अच्छा शब्द तुमने यूज किया था जो केमिस्ट्री में तो हम बड़ा कम देखते हैं, बड़ी खराब लैंग्वेज में आंसर्स आते हैं. So please use these scientific words in your daily life. This is scientific aptitude जो आपको रोजमर्रा की लाइफ में यूज करना चाहिए. एनीवेज, समझ आ गई बात. अब एक और बात समझाती हूँ. चलो, ये तो मेरा सवाल था, समझ तो क्या ही आया, वो तो मैं पहले ही बता चुकी थी. पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये सबसे छोटी एनर्जी स्टेट पॉसिबल है. अब मैं रदरफोर्ड वाली लिमिटेशन पूछती हूँ बोहर से. पहला सवाल कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो हम जानते हैं कि वो एनर्जी रेडिएट करेगा. एनर्जी रेडिएट करेगा तो इट शुड फॉल बैक इनटू द न्यूक्लियस. तो बोहर क्या कहता है, सबसे छोटा एनर्जी लेवल ही यही है. इसके और इसके बीच में तो है ही कुछ नहीं. देयर इज नथिंग. वो किधर जाएगा? फिक्स्ड ऑर्बिट एक ही है, तो 12 रुपए से कम तो है ही नहीं कुछ. मीटर में 0 के बाद सीधे 12 आता है. सो देयर इज नथिंग इन बिटवीन. ये यहां से यहां जाएगा कैसे? इट कैन नॉट मूव. ये फिक्स्ड हो गई इसकी लाइफ के लिए. तो बोहर की एक मनगढ़ंत बात, एक हाइपोथेसिस, कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव करता है वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर सकता, मेरे को माननी पड़ गई. अभी भी मानेंगे नहीं हम इतनी आसानी से. अगली क्लास में लाएंगे हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, बताओ, फिर बात करेंगे. ऐसी कहानी से सुना दी और हम भी मानने पड़े. मान ही रहे हो अभी तो आप. तो मेरा सुनाने का तरीका या प्रेशर है जो मान रहे हो? अदरवाइज जहां हम क्वेश्चन पूछने शुरू हुए, एक एक करके हिलती रहूंगी मैं भी, भाई क्या जवाब दूं. तो वो काम हम करेंगे. बट इसका, इस डायग्राम का मतलब सिंपली ये है, जब कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा था, अगर मैंने ब्लैक कलर से सेकंड ऑर्बिट भी बना रखा है, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा था, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में, इनके बीच में देयर इज नथिंग, नो स्पेस अवेलेबल. इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए जंप ही करना पड़ेगा, लाइक स्टेयर्स. क्वांटाइजेशन का असली मतलब ये है. अब ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं. मतलब क्वांटाइजेशन का सिंपल मतलब है, दो लेवल्स के बीच में हवा भी नहीं है, कुछ नहीं है. दो लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ नहीं है. दो सीढ़ियों के बीच में आपके लिए कुछ नहीं है. हवा चाहे हो, आपका पैर नहीं रखा जा सकता उस पे. सेम गोज फॉर दो इलेक्ट्रॉन. जब रियल लाइफ में दिख रहा है तो अंदर भी ऐसे ही होता होगा. ये सब होगा पे चल रहा है. सारी सारी की सारी ये चैप्टर होगा होगा पे ही है. ठीक है, सच में. मतलब अभी हाइजेनबर्ग आएंगे, वो हमारी आंखें खोलेंगे कि बेटा रुको मैं बताता हूं क्या होगा. ठीक है, तो अभी तो हम इसमें, यानी इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट. अब लिखने वाली बात शुरू होगी, पहले मेरे को समझाने दीजिए. ठीक है, फिर मैं खुद कहूंगी क्या लिखो. इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट को छोड़ के, अब तो मैं जंप कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ जंप वर्ड. इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में किसी भी मजबूरी में जाता है, वो मजबूरी भी दिखाती हूँ, या अपने शौक से जाता है, उसको कहते हैं ट्रांजिशन, बदलाव, चेंज. ट्रांजिशन इज चेंज. तो एक ऑर्बिट से छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में गया. तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अब मेरे को जवाब देना. अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है और मैंने उसके ऊपर लाइट करी इंसिडेंट, तो वो जंप करके किस में जा सकता है? किसी भी हायर एनर्जी लेवल में. इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ? ट्रांजिशन, एक्साइटेशन. यानी एनर्जी जब भी एब्सॉर्ब होगी, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? एक्साइटेशन. वो फर्स्ट लेवल से हो सकता है सेकंड पे जाए, थर्ड पे जाए, फोर्थ पे जाए, सेवेंथ पे जाए, गॉड नोज, ये बाद की बात है, लेकिन एक्साइट होगा. तो यानी अगर N2 से N4 गया है, अब अगली क्लास में जो हम डीपीपी सॉल्व करेंगे, थोड़ी तो आज भी करेंगे, अगर ये लिखा हो तो क्या मतलब है? N मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, और उसके नीचे सबस्क्रिप्ट मतलब 2. तो सेकंड ऑर्बिट से उठ के फोर्थ ऑर्बिट में गया है. एनर्जी एब्सॉर्ब होगी इस प्रोसेस में कि इवॉल्व होगी? क्यों? लोअर एनर्जी. ये मत कहो क्योंकि उसने ली है एनर्जी, मैं तो फिर क्यों पूछूंगी. वो एक्साइटेड हुआ है, मैं फिर क्यों पूछूंगी. एंड स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? कार्तिक सीधे बैठो. एंड स्टेटमेंट होनी चाहिए, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाने के लिए एनर्जी तो उसे किसी से मांगनी पड़ेगी, पैसे तो मांगने पड़ेंगे. सो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है
तो इसका मतलब उसे एनर्जी कहीं से तो एब्जॉर्ब करनी पड़ी, यानी अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो एक सेकेंड यहां मैं लिख दूं, डेल्टा ई का मतलब क्या होता है? अरे आता है, चलो मैं तो मिटा दिया कि भी डेल्टा ई के नहीं आता होगा इनको, तो मैंने तो रब कर दिया। एनीवेज मैं ऐसे ही लिख देती हूं, चलो, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। कब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई? जब लोअर से उठ के हायर में जाए। अब एनर्जी एब्जॉर्ब उसने हमसे मांगी या हमने करवाई, वो बात अलग है। पहले मुझे बताइए, मेरी क्लास में कुछ चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जो थोड़ा सा अमेज्ड हैं, एस्टोनिश्ड हैं या सरप्राइज्ड हैं? ये बात क्लियर हुई जो मैंने बोली? N2 से N4 पे जा रहा है, N1 से N3 पे जा रहा है, एनर्जी तो इसको मेरे से मांगनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। रिवर्स, अगर N3 से N2 पे गिर रहा है, सी द सेंटेंस, गिर रहा है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आ रहा है, मैंने खुद ही अपने लिए एक सिंपल लैंग्वेज चूज कर ली, इट इज फॉलिंग। गिरना मतलब ऊपर से नीचे। के बाद ट्रांजिशन के बाद अब मैं आती हूं एनर्जी डेल्टा पे। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और ई मतलब एनर्जी। या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है, तो समझ आ गया सबको? ना एनर्जी एब्जॉर्ब हो ना एनर्जी एमिट हो, इलेक्ट्रॉन सारी जिंदगी अपने ऑर्बिट में पड़ा रहेगा, उसको कोई नहीं हिला सकता। ये बात बोहर ने क्लियर कर दी। तो डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी, क्या होता है? फाइनल में कितनी। अब फाइनल का मतलब बड़ा नहीं है, फाइनल का मतलब उसकी डेस्टिनेशन का फाइनल कौन है, कहां पहुंचा और कहां से। अब अगर मैं कहूं 3 से 2, राइट समीर, 3 से 2 जा रहा है, तो 3 उसमें फाइनल है कि 2 उसमें फाइनल है? 3 से 2 अगर जा रहा है तो फाइनल कौन है उसमें? 2। जहां से जा रहा है वो क्या है? इनिशियल। तो इसके अंदर फाइनल क्या हुआ, कहां पहुंचा? एरो का हेड इज फाइनल, तो इट इज E2 माइनस E3, फाइनल माइनस इनिशियल। ये होगा डेल्टा ई। डेल्टा मतलब चेंज इन एनर्जी। भाई आप मेरे को एनर्जी की वैल्यू दे दो, E2 की, E3 की, मैं सबट्रैक्ट करके दे दूंगी आपको। यही डिमांड हो गई ना मेरी, आप मेरे को एनर्जी की वैल्यू दो, सबट्रैक्ट करना तो मेरे लिए बड़ा आसान है। नोट करिए इसको, फिर एक दो न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूला पे जाते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास की एनर्जी 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 चला दिया, मेरे को एनर्जी की वैल्यू तो दो। ई से कब तक काम चलाएं और क्यों चलाएं? जब तक आप हमें एनर्जी की एक्चुअल वैल्यू नहीं दे देते, हम नहीं मानते आपकी बात को कि एनर्जी स्टेशनरी वैल्यू भी लाके दो। मैंने 12 और 24 रुपया जब लाके दिया तब तुम लोग थोड़ा रिसीविंग एंड पे आए। तो हम सेम बोलते हैं, हमें बताओ तो सही, फिर पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी, दूसरे की कितनी, तीसरे की कितनी, तब हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर अब बोहर की भी मजबूरी हो गई। पांचवा और आखिरी पॉस्टुलेट, छठा पॉस्टुलेट अगली क्लास में भी नहीं आएगा, उसकी अगली में आएगा। तो छठे पॉस्टुलेट के लिए वेट करेंगे हम कि अब उनको तो एनर्जी की वैल्यू देनी पड़ी। पहले सुन लेना, बस एक फॉर्मूला है, फिर नोट करना। उन्होंने कहा रुको, मैं तुमको एनर्जी की वैल्यू भी दे रहा हूं। और ब्यूटी देखिए इस फॉर्मूले की, आप यहां बैठे बिना एटम के कोई फोटो, कोई एक्सरे, कोई स्ट्रक्चर देखे मेरे को आज की क्लास में बता के जाओगे इन टेस्ट और इन क्लास कि हाइड्रोजन के अगर चौथे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा तो मैम इतनी एनर्जी होगी। दिस इज ब्यूटी ऑफ हिज पोस्टुलेट्स। आप आज मुझे इलेक्ट्रॉन देखे बिना उसकी एनर्जी बता दो। तो उन्होंने क्या कहा, ये बड़ा खतरनाक सा एक फॉर्मूला दिया एनर्जी का। बातचीत नहीं करेंगे भाई। 2 पाई, सबको पता है 2 क्या होता है और पाई क्या होता है, बस उसका स्क्वायर लगा दिया है। एम पहली क्लास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई याद करने को नहीं कह रहा है यहाँ पे, इसकी सारी कैलकुलेशन भी दी जाएगी आपको, वही याद करना है। ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एन। एन एक ही चीज है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, एन स्क्वायर। पहले ऑर्बिट में है तो 1 स्क्वायर, दूसरे में है तो 2 स्क्वायर, तीसरे में है तो 3 स्क्वायर। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू जेड, एटॉमिक नंबर। ये सबके सब कांस्टेंट है सिवाय एन के, सारे ही तो फिक्स है वैल्यूज। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, पाई फिक्स है, 2 फिक्स है, प्लैंक्स फिक्स है, सारे यहां लिख रखे मैंने। जब सारे फिक्स है तो इनकी वैल्यू पुट कर करा के एक नंबर हमें दे दो, वही उन्होंने किया बोहर ने। इन सारे कांस्टेंट्स का स्क्वायर 4 जो भी था पुट किया, और मेरे पास एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ये आ गया 21.8। ममता इसमें कोई गलती हो तो पकड़ना, 2 पॉइंट तो नहीं था। 21.8 इंटू 10 की पावर -19 एन स्क्वायर
और Z², ये बदलते जाएंगे। मेरे को अब आप कहोगे हीलियम के दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी दो, मैं 1 सेकंड में दूंगी, और जो लोग उबासियां ले रहे हैं सबसे पहले तो वो देंगे। 1 सेकंड में तुम मेरे को दे दोगे, अरे आप लिथियम के तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी मांगो मुझसे, मैं दे सकती हूँ। कैसे? तीसरे ऑर्बिट का है तो क्या करोगे, 3², और लिथियम पूछा है तो Z कितना है, कट गया, तो यही है। पेन भी नहीं उठाना पड़ा अगर फॉर्मूला याद था। देखा जाए तो तीसरा ऑर्बिट किसका बोल दिया मैंने, लिथियम का। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर और तीसरा ऑर्बिट दोनों ही स्क्वायर हैं। तो कहने की बात है, आपको पेन भी नहीं उठाने देंगे, ये फॉर्मूला इतना बढ़िया, आप तड़ाक से बोल दोगे लिथियम के तीसरे ऑर्बिट की मेरे से पूछो यार, मैं बताऊं एनर्जी कितनी है। तो बता दिया मैंने। लेकिन इस एनर्जी की यूनिट देखिए जो ब्लू कलर से लिखी है। ब्लू कलर से लिखने का मेरा अक्सर मतलब होता है, अटेंशन प्लीज, जूल पर एटम। इसके बाद जूल पर एटम तो आया बड़ी लेट 19th सेंचुरी के भी बाद। उससे पहले तो वो सीजीएस सिस्टम और दूसरे सिस्टम चलते थे, वहां तो एनर्जी की यूनिट होती थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने शुरू किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जाएगा, नेक्स्ट क्लास तो बहुत जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट दिया गया तो उसकी वजह से कितने जूल्स। आप जब चाहो इसको इसमें कन्वर्ट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही तो करना है, और देखो वही पावर थी, देखा जाए तो वही फर्क है। सो ठीक है, आपको अब इस कन्वर्जन के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, हम आपको इसका प्रॉपर शॉर्टकट दे रहे हैं, जरूरत ही नहीं है इतना कन्वर्जन का लोड लेने की। तीसरा, भाई किसी ने पर मोल मांग लिया तो 1 मोल से मल्टीप्लाई तो करना है इसको, एक एटम के अंदर इतनी एनर्जी तो 1 मोल में कितनी होगी, इनटू कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। ये 3 फॉर्मूले आए मेरे पास। फॉर्मूला तो उन्होंने एक ही दिया, हमने तो यूनिट कन्वर्जन दिया। लेकिन बोहर की सबसे बड़ी बात क्या थी, उन्होंने क्या बात लेके चले थे वो, कि मेरे को सिर्फ 2 पॉइंट एक्सप्लेन करने और मैं एटम का बादशाह बन जाऊंगा। पहला तो मुझे एक्सप्लेन करना है कि वो कोलैप्स क्यों नहीं हुआ, सक्सेस मिल गई। दूसरी उनकी टेंशन क्या थी, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में इतनी सारी लाइनें जो अभी तक आपको भी नहीं पता क्या थी, जबरदस्ती बता के चल रही हूँ 3 क्लासेस से। तो जिन्होंने स्पेक्ट्रम टॉपिक नहीं भी लगाया वो भी उतने ही अवेयर हैं जितने जिन्होंने लगाया वो अवेयर है। मतलब सीरियसली मेरी क्लास में 2-3 हैं जिन्होंने स्पेक्ट्रम नहीं लगाया है, उनको भी उतना ही आता है जितना आपको आता है जिन्होंने स्पेक्ट्रम पे पूरी एक क्लास लगा ली। क्योंकि कोई बताए तो वो लाइनें थी क्या, कुछ तो बताओ क्या बोलना है मेरे को। तो वो बोहर को दूसरा पॉइंट क्या मिला हुआ था, अगर मैंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर दिया जो हजारों साइंटिस्ट नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, आई एम द किंग। उनका सारा पॉस्टुलेट, सब क्वांटाइजेशन, सारी वैल्यू, सब कुछ किसके लिए था, एक ही चीज दिमाग में थी, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर दूं मैं, वो लाइमन बामर पाशन सीरीज वो एक्सप्लेन कर दूं। तो उनका ये पूरा पॉस्टुलेट, पूरा मॉडल किसके लिए फोकस्ड था, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन जैसे। हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन जैसे मैं लिख रही हूं, चेक करना क्या ये हाइड्रोजन जैसे हैं जो मैं लिख रही हूं। हीलियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन। अब आपको याद आएगा मैंने क्यों पहले दूसरे लेक्चर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर निकलवाए थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाया था, कि आगे मेरे को जो जो टर्म चाहिए वो मैंने पहले। कुछ पूछ रहे हैं, कोई किसी की कुछ आवाज आई, चले पूछोगे भी नहीं अभी तो थोड़ी देर और चलते हैं, चलिए एनीवेज। इन तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है, बोहर की सारी पोस्टुलेट, सारा फोकस, सब कुछ किस पे गया, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। क्योंकि उनकी लाइफ का मोटिव था मैं बस हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर दूं। तो इसका मतलब बोहर के सारे फॉर्मूलाज आगे भी आएंगे अगली क्लास में, सिर्फ इन तीनों पे लगेंगे, चारों पे। हाइड्रोजन पे तो है ही, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक। तो अगर मैं कहूं हाइड्रोजन एटम पे फॉर्मूला लगाना है, तो हाइड्रोजन का तो बढ़िया मजेदार बात है, Z² 1 ही है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर Z² कई बार हम फॉर्मूले में लिखना ही भूल जाएंगे क्योंकि हम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन का Z क्या होता है, 1, तो 1² तो देना ही है। तो क्यों दूं मैं 1², मुझे पता है इंटू 1 क्या होता है, नीचे तो ऑर्बिट है। तो एक चीज और चेक करिए और उसके बाद नोट करना। अगर ये देखो मैंने कौन सा फॉर्मूला उठाया है, क्योंकि तब तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चलता था। तो अब देखो पहले ऑर्बिट की एनर्जी तुम्हें कह रही हूं निकालने को, क्या आएगी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी,
-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी निकाल के दो, आई एम वेटिंग। मेरे को निकाल के दो, वो इंटू 1² डिवाइडेड बाय 4 है, निकाल के दो। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी। पूरी स्लाइड को नोट करिए। इस पूरे चैप्टर का एक एक मंत्र दूंगी, जिसको ये 3 वैल्यूज याद है ना, वो कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं करेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट की वैल्यू याद हो गई ना एनर्जी की, आप कहीं नहीं फंसने वाले। शॉर्टकट हम देंगे फिर अगली क्लास में। हाँ, डाउट है बोलो। बस अगली स्लाइड वही है, मेरे टेस्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बता रही हूँ एनर्जी नेगेटिव क्यों है। गुड ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा तो अगर तुम ना पूछो डाउट तो सारे वही चीज आ रही है। तो सी, ही वॉज एबल टू प्रिडिक्ट अस कि आगे क्या सवाल आएगा। तुमने तो अपनी नॉलेज से पूछा ना, यही तो बढ़िया बात है उनकी थ्योरी की। उन्हें पता था मेरे पे क्या क्या सवाल फेंके जाएंगे, पहले ही आंसर दे देता हूँ। तो ये हम कहाँ राइम करता है? अच्छा, 2.18 इंटू 10⁻18 राइम करता है। लर्न करना इजी होगा। चलो जी, ये दे देते हैं। मैं हमेशा हर साल यही करती हूँ, मैं 18 वाला ना दे के 19 वाला, -19 वाला देती हूँ। चलो जी, तुम्हारे लिए राइमिंग हो जाएगा, याद करना आसान होगा। 2.18 इंटू 10⁻18। तो वो 8 और 9 का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा राइमिंग में, तो आप इस तरह से लिख लो। तीनों एनर्जीज, और उसके नीचे जो मैंने लिखा है वो फोकस, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एटम की बात कर रहे हैं हम, जेड ना भी लिखें तो हमें कहना मत आपने प्रिंट में गलत किया फॉर्मूला। हम नहीं लिखेंगे हाइड्रोजन के फॉर्मूला में Z², क्योंकि 1² लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। हीलियम लिथियम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर इतना? तो देखिए, अभी तो सिर्फ 5 पॉस्टुलेट, 6 ही हैं टोटल इसके, छठा तो बाद में आएगा। 5 पॉस्टुलेट पढ़ के मेरे को कितना कुछ पता चल गया कि मैं हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन जैसे एटम्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी तक बता पा रही हूँ। तो हो जाए तो मेरे को बताओ, मैं कुछ दिखाऊं। कुछ लोगों के पेन चल रहे हैं। शायला, नोट कर रहे हो अभी? चलो कोई बात नहीं, लो टाइम फटाफट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जीज रटी होनी चाहिए आपको वैल्यू। कि पहली आती है -13.6, दूसरी आती है -3.4, तीसरी आती है -1.5 विदाउट अ फाइट। पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी थी बच्चों? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे ऑर्बिट की कितनी हुई? चौथे की मैं नहीं पूछ रही। फर्स्ट और सेकंड का गैप कितना है, डिफरेंस? फाइनल माइनस इनिशियल कर लो। 10 पॉइंट समथिंग। पॉइंट को भूल जाते हैं, 10 तो है अप्रोक्सीमेटली। तो दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या है? अप्रोक्सीमेटली 10। मुझे पता है पॉइंट के बाद आएगा, लेट्स मेक थिंग्स इजी, कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल पे नहीं। दूसरे और तीसरे का गैप कितना? गैप बदल गया। कहां 10 था और यहां पर कितना आया? 1 पॉइंट समथिंग, 1.9। उसके बाद अगर मैं चौथा ऑर्बिट की भी एनर्जी आपसे निकलवाती, उसका गैप और कम होता। आपने क्लास 9th की बुक आज ही जाके खोल के देखनी है, एनसीईआरटी। कितना बड़ा झूठ है आपके पास वो, कि आपको बोहर का मॉडल क्या बना के भेजते हैं? कंपस से बनाते हैं बच्चे, गोल, दूसरा गोल, और नापते हैं इसमें कितना डिफरेंस है, उतना ही ये बना के देते हैं। मैं सोडियम का एटम बनवाऊं तो चार्ट पे ये बना होता है आपके स्कूल्स में, इसके अंदर 2, इसके अंदर 8 और इसके अंदर 1। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के आयो। आज देखना अपनी एनसीईआरटी, गैप बराबर है। और गलती से बड़ा ही ना कर रखा हो, मेरे को ये भी मैंने ध्यान नहीं दिया। दिस इज नेवर पॉसिबल। पिचकते जाते हैं गैप। आगे आगे वाले तो इतने पास हो जाते हैं कि बिल्कुल कट्ठे कट्ठे से दिख लगेंगे हमको। एनर्जी गैप रिड्यूसेस, यानी पहला, और अगर कल को कोई मेरे को कहे आज के बाद कि एटम का किसी 9th 10th के बच्चे को, अपने छोटे भाई बहन को भी अगर बताओगे, वो तुम्हारी सुनेगा नहीं। हमारी मैम सही कहती हैं, छोटे बच्चों के तो एक ही बात होती है, मैम ही सही कहती हैं। ऐसे होता है एटम। कभी अच्छा ही नहीं लगेगा आपको, नहीं 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 नहीं, गैप बराबर नहीं है। गैप जो है फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में जितना है, उससे कितना कम है सेकंड और थर्ड में। और ये गैप धीरे 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 एनर्जी का घटता जाता है। तो आज के बाद ये ध्यान रखना,
एटम का जब भी कहीं देखो डायग्राम, अपनी आंखों को तो करेक्ट कर लेना, डायग्राम ऐसा ही मिलता है, वो बराबर गैप वाला सुंदर सा। तो मैंने 4 ऑर्बिट आपको बना के दिखाया एंड आई मैनेज्ड कि उनका गैप धीरे 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 घटता जाए। दिस इज ओनली ऑब्जर्वेबल अगर कोई मुझे इंसिस्ट करे ऑब्जर्व करने को, तभी मैं कर पाती हूँ, वरना तो इसी भुलेखे में रहते हैं। 9th और 10th में इतना रटा हो जाता है, इतना रटा रटा की साइंस पढ़ाई जाती है कि उसको हम थोड़ा ज्यादा मान लेते हैं। सो एनर्जी गैप रिड्यूसेस एज वी मूव आउटवर्ड इन द एटम, orbits are not equally spaced। आखिरी क्वेश्चन लेती हूं, एनर्जी नेगेटिव क्यों, पहले ये बना लीजिए। इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आखिर नेगेटिव में क्यों है? तो उसके लिए एक लॉ है नेचर में जो आपको अब इंफॉर्म किया जा रहा है और आप देखेंगे ये होता है। जब भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जब भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहीं पर आते हैं, कम्स इनटू प्ले, तो उससे हमेशा एनर्जी ई, मैं मान रही हूं सबको पता है ई का मतलब एनर्जी है, उससे हमेशा एनर्जी क्या होती है? रिलीज। और एनर्जी रिलीज होने से क्या होता है? मेरी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होने से क्या होता है? स्टेबिलिटी। ठीक है, कोई भी चीज अगर एनर्जी रिलीज करती है तो वो ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेचर में हमेशा स्टेबल है। आपकी फैमिली तभी स्टेबल है जब आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। स्टेबिलिटी नेचर में किसी भी चीज की देखोगे तभी है जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करते हैं। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं या आ गए हैं तो पक्का एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी आती है। तो ये एक लॉ है नेचर में, और केमिस्ट्री फिजिक्स हर जगह आप ये लॉ देखेंगे। अच्छा, अब इसका क्या करूं? मैं को तो कुछ और दिख रहा है और ये लिखवा कुछ और दिया है। तो अब मैं आपके सामने क्या बात करती हूं, सपोज ये था न्यूक्लियस। एटम के बारे में ही तो बात हो रही है, तुमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का नेगेटिव क्यों लगा दिया? इसका सिग्निफिकेंस तो दो, इसका मतलब तो दो। मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस अगली क्लास में दूंगी, थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस आज दूंगी, मैथमेटिकल तो आप ही पकड़ लेंगे। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्या इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज और उस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो एनर्जी। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से इसकी एनर्जी कितनी होगी? जीरो। कोई लेना देना ही नहीं है इसका आपस में। जैसे जैसे इस इलेक्ट्रॉन को मैं न्यूक्लियस के पास लेके आती हूं, धीरे 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 न्यूक्लियस की टेरिटरी, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी फील्ड के अंदर घुसना शुरू हुआ। यहां से इस पे अट्रैक्शन लगना शुरू हुआ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब जब आना शुरू होता है, एनर्जी का क्या होता है? रिलीज। तो वो जो नेचर, वो जो पूरा सिस्टम है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता गया, उसके कब्जे में आता गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट एक्टिंग ऑन। जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट एक्टिंग ऑन, दिस होल सिस्टम हैज टू रिलीज सम एनर्जी टू यूनिवर्स। अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, इसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ी। तो और धीरे धीरे और नजदीक आएगा न्यूक्लियस के, और नजदीक आते आते सपोज यहां आया और इसके ऑर्बिट में घुस गया। जीरो के मुकाबले इसकी एनर्जी क्या होगी? जीरो में से कुछ रिलीज करोगे तो क्या बचेगा? नेगेटिव। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव है। ये तो बोहर का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, टाइम नहीं बचा, अगली क्लास में उसका फॉर्मूले में माइनस क्यों लाना पड़ा वो एक्सप्लेनेशन फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगी। बट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एनसीईआरटी में एक पूरा पैराग्राफ दिया है इस थ्योरी पे कि इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी जीरो, जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड एज वी नो नेचर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। जीरो एनर्जी से कुछ रिलीज करोगे तो एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। देयरफॉर एनर्जी के आगे मेरे को नेगेटिव लगाना पड़ा। अपनी भाषा में लिखो, कहो तो मैं डिक्टेट कर देती। लिखो अपनी भाषा में। नहीं लिख पाओ, हाँ कुछ सवाल है?
Now you people are open to throw questions on me. ना, जब तक वो किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कमी नहीं हो सकती, रिलीज ही नहीं कर सकता। पहला दूसरा पॉस्टुलेट ही यही था, फंस गए ना हम। यही तो फंसाया बोहर ने, बहुत चालाकी से काम किया। काम मेरे कुछ नहीं आने वाला लंबा बोहर, लेकिन ऐसा मेरे को फंसा दिया उसके दूसरे पॉस्टुलेट ने कि घूमते घूमते एनर्जी नहीं रिलीज कर रहा वो। और ये बात आज तक मानी जा रही है बोहर की, लेटेस्ट मॉडल में बोहर की ये बात मानी जा रही है, वरना कोई एटम आज तक नहीं समझा पाता। फिर इतनी डिस्कवरीज कैसे होती है, इतना अर्बनाइजेशन कैसे होता है? ठीक है, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट ही तभी हो रहा है क्योंकि उस पर चार्ज है। ग्रेविटेशन फोर्स जो अर्थ और सन में है, इलेक्ट्रॉन वरना घूमता कैसे, वो तो हवा में उड़ रहा होता। इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी उसी वजह से है। इलेक्ट्रॉन जो बंधा हुआ है वो अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से ही तो बंधा हुआ है न्यूक्लियस का, बिल्कुल है उसका रोल। कोई और काउंटर दो तो सही। हाँ, एनर्जी ऑलरेडी जीरो है जब वो उस न्यूक्लियस के एरिया में नहीं है, बिल्कुल सही। प्रैक्टिकली ना मेरे पास अगर ये घड़ी ना चल रही होती ना तो मैं बता देती प्रैक्टिकली, बस मेरी मजबूरी है, सिर्फ यहीं पे मेरे को रोकना पड़ गया। मैंने आपको कहा इसका इसका मैथमेटिकल जो तुम प्रैक्टिकल बोल रहे हो मेरे को नेक्स्ट क्लास में लाना पड़ेगा। ये एक दो मतलब क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। यस, ये पेंडिंग रह गया। 3 शेल है जी हाँ, 281। आ जाएंगे। ये किसने कहा? हाँ वो भी है, वो भी है बिल्कुल। अगर पहला शेल एम्प्टी हो जाएगा, चलो एक होगा, आधा रह जाएगा। ऐसा वैसे सच अगर बताऊं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। किसी को घर के अंदर तुमने किसी के घर जाना और निकाल बाहर करना है किसी को, किसी को घर से बाहर निकालना है तुमने, पहले तुम्हारे सामने कौन टकराएगा? ड्राइंग रूम वाला कि बेडरूम वाला? ड्राइंग रूम वाला टकराएगा। घर की एंट्री की दरवाजा तो ड्राइंग रूम में ही खुल रहा है, पहले वही निकलेगा। फोटोन के पास ये चॉइस कहां से आई कि मैं 3 2 स्किप करके अंदर वाले पे जाऊं? है ही पॉसिबल ही नहीं। फोटोन जब आप एटम पे डालोगे, मजबूरी है वो बाहर वाले शेल पे ही गिरेगा। वो ये चूज नहीं कर सकता कि मैं अंदर वाले पे गिराऊं, पॉसिबल ही नहीं। इसीलिए पूरी केमिस्ट्री में एक बात कही जाएगी, इनर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। रिएक्शन में सिर्फ आउटर ऑर्बिट वाले पार्टिसिपेट करेंगे, अंदर कोई पहुंच ही नहीं सकता जब बाहर है इलेक्ट्रॉन तो। आउटर वॉल है, आपको किसी को धर दबोच के बाहर निकालना, ड्राइंग रूम वाला पहले पकड़ में आएगा आपके। उसको मारोगे तो अंदर जाओगे, वो पहले ही बाहर निकल जाता है। यस, कोई और सवाल भी आ रहा था? यस चेतन। हाँ हाँ हाँ। अब इसका जवाब मैं दूं, मेरे को अगर मतलब ठीक है, अगली क्लास में इसका जवाब लेंगे। यस, इसके सारे अपनी ग्राउंड स्टेट में अलॉटेड ग्राउंड स्टेट। ये चीजें अभी हम अगली क्लासेस में बोहर को सेटल करके फिर बोहर की कुछ कमियां ढूंढेंगे। तुम में से एक ने भी नहीं पकड़ी कितनी बड़ी कमी मैं चला रही हूं आज की क्लास में। हम कमियां पकड़ेंगे, लिमिटेशंस पकड़ेंगे, फिर लेटेस्ट मॉडल को सही मानेंगे, फिर पूछेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। आर्गन में या नियॉन में पहले 2 इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट कौन सी है? E1। भर गया वो। अभी तक मेरे को ये समस्या है कि बोहर ने ये नहीं बताया पहले में कितने आएंगे, क्योंकि वो बोहर ने बताया ही नहीं था। वो शॉर्डिंगर ने बताया था क्लास 9th में, शॉर्डिंगर से एक इंफॉर्मेशन चुरा के तुम पे चिपका दी, 2 8 वाली। अब बोहर ने तो कहीं बताया नहीं पहले ऑर्बिट में 2। हो सकता है अगली क्लास में बता दे एक आधा पॉस्टुलेट में। पॉइंट ये है जो तुमने सवाल पूछा, आर्गन के अगर 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 के 18 जिस शेल में, वो उनका ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि उससे नीचे वाला भर चुका था। हर इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट भी अलग होती है। वी विल कम अप टू दिस इन नेक्स्ट क्लास, बट वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड। और कुछ कुछ हाथ उठा था? हो गया? और कुछ? एनीथिंग? सेटिस्फाइड और ड्रेन्ड, एग्जॉस्टेड? ये बहुत हो गया आज के लिए। क्या कमी लग रही है? एक बहुत बड़ी चीज है जो तुम लोगों को दिख नहीं रही, मैं प्यार से बता गई हूँ और तुमने ढूंढी नहीं। तुम्हारी अकल नहीं काम। कार्तिक, पिल्लो लगवा दूं यहाँ पे? ये जब देखो तुम इस पे सिर टिका लेते हो। है मेरे पास, मैं लगवा देती हूँ कुशन। एक ज्योति मैम याद रखना कि जैसे मेरे को घर से कुशन लाना है, इधर चिपका देंगे। हाँ जी। एक बहुत बड़ी बेवकूफी चली है पूरे में, एक क्या 2 हैं।
वैसे अभी ना गलती ढूंढने के चक्कर में अच्छे खासे पॉइंट्स को उजाड़ मत देना, मतलब डोंट बी सो, मतलब जो बैठाए हैं ना उन्हें मत खत्म कर देना। सो वी कैन वेट फॉर लिमिटेशन। यस। हाँ हाँ। हम्म हम्म। हाँ, डेसिपेट करेगा, इधर उधर गर्म होगा मेटल, इकट्ठी भी नहीं हो सकती, लॉस्ट, वेस्टेड, सराउंडिंग को गर्म करेगा। मैं उस मेटल को हाथ नहीं लगा पाऊंगी, इतना गर्म हुआ पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उतनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन यूज ही नहीं कर पाए। बट यस, यही होगा। बहुत, मतलब बहुत मेहनत लगेगी, इतनी एनर्जी मैं अर्थ पे इकट्ठी नहीं कर पा रही, है नहीं पॉसिबल। बाहर वाला ही निकलेगा बस। आप सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, इतना तो पड़ा है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आता है, दूसरा निकाल ही नहीं सकते। वो तो सेटल्ड है, आप नहीं निकाल सकते, पॉसिबल ही नहीं है। यस, क्या? हाँ, तो उसका एक निकाल दो, फिर क्या? हाँ, उसको प्रोटॉन कहते हैं। यस, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, निकल जाएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगली क्लास में लाएंगे, बिल्कुल सही। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे। हम्म। कूदता है, ये सीढ़ी से मैं जैसे इस सीढ़ी पे जा रही हूँ, फिक्स पाथ में, अगर उसको एनर्जी एब्जॉर्ब कराई गई जबरदस्ती, एनर्जी वो डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकता, और एनर्जी मैचेस टू द गैप, उतने गैप की एनर्जी दी गई, वो कूद जाएगा। ज्यादा की दी गई, पांचवें में भी जाएगा, अगली क्लासेस में सातवें आठवें में भी लेके जाऊंगी मैं, तभी तो मैं स्पेक्ट्रम समझा पाऊंगी। बिल्कुल जाएगा। वो एनर्जी लेके, उसकी मजबूरी है कि उसको जाना पड़ेगा। क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी मिल गई उसको, दौड़ बेटा, दौड़ना पड़ेगा। थोड़ा हाई वॉल्यूम में पूछो। अगर, हाँ, वो अपने ऊपर वाले शेल में चला गया, ऑलरेडी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि तुम जो वो कह रहा है, जो मैंने पहले कहा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब ही आउटर मोस्ट वाला करता है, बीच वाले इलेक्ट्रॉन तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते। जो भी आप एनर्जी गिराओगे वो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा बेटा जी, हम लेंगे बस, अंदर तो तुम जा ही नहीं सकते। तो बाहर वाला जब एब्जॉर्ब करेगा वो हायर एनर्जी लेवल्स में जाएगा, तो पीछे की तो बात ही नहीं हो सकती कि अंदर वाले सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन पहले फोटोन एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता जब थर्ड ऑर्बिट में ऑलरेडी कोई बैठा है। तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके थर्ड में पहुंच जाएगा। थर्ड में अगर कोई ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए हर बार मैं मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बोला है मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। बाहर वाले के होते हुए अंदर वालों पे कुछ नहीं आएगा। और कुछ? हाँ, उसे निकाल दिया बाहर। ना, 9 क्यों होंगे? बाहर निकाल दिया तुमने, तुमने तो बाहर निकाला ना। अच्छा, ऐसे कैसे गिरा दिया? अच्छा। नहीं गिरता ना। मैंने क्या कहा? वेट, फॉल बैक वाली बात। अगर कोई एक्साइट हायर स्टेट में घूम रहा है और उसको वापस आना है ग्राउंड स्टेट में, तो वो एनर्जी इवॉल्व करेगा। अब वापस आने की उसके पास जगह ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो 8 पूरे हैं, 9वां आ ही नहीं सकता, तहलका मच जाएगा। उस दिन प्रलय आ जाएगी, सुनते हैं ना, प्रलय आ जाएगी, अर्थ खत्म हो जाएगी। एक न्यूज चैनल डेडिकेटेड है इस पे, रोज प्रलय ला रहा होता है वो। उस दिन प्रलय आ जाएगी जिस दिन दूसरे ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन आ गए। जी, और